बदलते भारत की शान। If agriculture goes wrong, nothing else will have a chance to go right. इसलिए कृषि में अच्छी लेने के लिए बेहद जरूरी है कंसल्टेंसी। नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे। कृषि स्टार्टअप की टीम इस वक्त है पुणे महाराष्ट्र में। पुणे के कुंजीवाड़ी में आज हम आपको लेकर चलेंगे, जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे एग्रीप्रेन्योर कुणाल तुषार शेलार से, जो कि फार्मर्स को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हमारे साथ। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। तो फाइनली हम आप पहुंचे हैं कुंजीरवाड़ी में, जहां हम आपकी मुलाकात, जैसा कि मैंने बताया था, कराने वाले हैं आज कुणाल तुषार जी से। और कुणाल तुषार जी इस वक्त मेरे साथ हैं। तो कुणाल जी, सबसे पहले मैं चाहूँगी आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दें। नमस्ते, मैं कुणाल तुषार शेलार। हम पुणे में एक हमारे फर्म चलाते हैं हर्ट इंडिया फार्म सॉल्यूशंस के नाम से, और इसमें हम फार्मर को कंसल्टेंसी देते हैं। और जो कंसल्टेंसी हम देते हैं ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है हमारी। ऐसे हम इसमें फार्मर से कौन से भी चार्जेस नहीं लेते हैं, ऐसा है। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये तो बताया था कि ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, लेकिन ये बिल्कुल नहीं मुझे भी पता था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये बेहद अच्छा आप काम कर रहे हैं कि फार्मर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो कंसल्टेंसी है उसमें आप क्या कुछ प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। जैसे मेरा क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है, तो मैं एमएससी प्लांट पैथोलॉजिस्ट हूँ और मेरा पीएचडी भी चल रहा है प्लांट पैथोलॉजी में। तो इसमें क्या हो गया कि जब मैं फील्ड पे जा रहा था, मैं एक कंपनी में काम करता था, तो उसमें क्या होता था कि फील्ड में जाने के बाद लोगों को जो डिसीज़ डायग्नोसिस हो नहीं रहा था, या फिर पेस्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं होता था, या फिर न्यूट्रिशन की कौन सी डिफिशियंसी आ गई है प्लांट्स में, तो ये पता नहीं चलता था। तो फिर इसके वजह से क्या होता था कि लोग गलत डायग्नोसिस करने की वजह से गलत फंजीसाइड, गलत पेस्टिसाइड और गलत न्यूट्रिशंस का यूज़ करते थे, जो उनकी लागत है ये बढ़ रही है। तो इसलिए फिर हम ये सर्विस फार्मर को फ्री में देने की सोचा, और ऐसा हमने स्टार्ट किया कि फार्मर को ये जो सर्विस है डिसीज़ आइडेंटिफिकेशन और पेस्ट मैनेजमेंट की कैसे करें, या फिर इंसेक्टिसाइड कैसा सिलेक्शन करना है, फिर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, तो ये सब कुछ हम फ्री में दे रहे हैं अभी। तो सिर्फ कंसल्टेंसी देने के साथ साथ फिर जब आप सोल्यूशन देते हैं तो उसके लिए मतलब आपके अपने प्रोडक्ट्स हैं या आप उनको सलाह देते हैं जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करने की? एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम चलता है ACVC करके, तो उसमें जाके मैंने 45 डेज़ का प्रोग्राम होता है, तो उसमें मैंने एडमिशन लिया। तो फिर वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे अच्छे लोग मिले, उन्होंने हमें बताया कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो ऑलरेडी मुझे जो बायोलॉजिकल्स प्रोडक्ट्स है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो फिर हमने क्या सोचा कि डायरेक्ट खुद का मैन्युफैक्चरिंग करने से अच्छा है कि बहुत सारे ऐसी कंपनी है कि वो अच्छे से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, मगर वो मार्केट नहीं कर पाती है। तो फिर हमने ऐसे 2-3 कंपनियों को कांटेक्ट किया। तो उसमें एक कंपनी के साथ हमारा टाइप हुआ, MOU किया। तो उनमें क्या किया कि हमने कुछ उनसे बायो फर्टिलाइजर, बायोपेस्टिसाइड बनवा लिए। और हम क्या करते थे कि जो टेक्निकल हमारा नॉलेज है, क्योंकि हम लैब में बैठ के तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि लैब टू लैंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो फिर हम फार्मर के फील्ड पे जाने लगे और उनको बताने लगे कि बायोलॉजिकल्स के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, ऐसा इनका रिजल्ट आता है। तो ऐसे हमने स्टार्ट किया। तो फिर इनिशियली हम तो प्रोडक्ट दूसरे से बना लेते थे, मगर अब भी जो हम काम कर रहे हैं, तो अब ये जो बायोलॉजिकल्स प्रोडक्ट्स है, तो क्या हो गया कि दूसरी कंपनी के साथ जब हम काम करते थे, तो इसमें दिक्कत क्या आती थी कि अगर हमने उन कंपनी को बोल दिया कि इसमें कुछ अपडेशन करवाना है, इसमें रिसर्च करना है, तो वो बोलते थे कि इसमें थोड़ा सा कॉस्टिंग लगेगा, ऐसा होगा। फिर थोड़े बहुत रीजंस भी आते थे। फिर हमने सोचा कि अभी खुद की R&D स्टार्ट करवाते हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स है ये खुद ही मैन्युफैक्चरिंग। तो हमने हमारा सब मैन्युफैक्चरिंग अभी इन हाउस कर लिया है और खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही है बायोलॉजिकल्स सब। अभी आपने खुद से R&D की है, तो उस R&D में कितना वक्त लगा, और फिर जब वो जो वक्त लगा वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है इस वक्त फील्ड में?
हमारा खुद का काम स्टार्ट किया, तो इनमें हमने जो टेक्निक यूज़ होता है प्लांट पैथोलॉजी में, ये पॉइजन फूड टेक्निक होता है, ऐसा है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो फंजीसाइड होते हैं तो वो पॉइजन फूड मीडिया में डाल देते हैं, और उसमें जो बाइट्स होते हैं फंजीसाइड के, यानी कि ट्राइकोडर्मा हो गया, बैसिलस हो गया, तो उसमें उसको ग्रो करते हैं। अगर वो ग्रो हो गया तो वो उसको क्या बोलते हैं कि वो उसको उसका जो बायोलॉजिकल्स है उसकी ग्रोथ नहीं डॉर्मन कर रहा है, ऐसा होता है। तो पॉइजन फूड टेक्निक का मदद क्या जो हमने यूज़ किया है, उसके वजह से जो रिजल्ट्स आए, हमने उसके फ़ोटोग्राफ सब कुछ निकाले और फार्मर को हम रिसर्च पेपर ही पब्लिश किए और बताने लगे कि नहीं, ये प्रोडक्ट इसके साथ कॉम्पेटेबल है। फिर जाके जब हमने कॉम्पेटेबिलिटी बताई ये लोगों को, तब उनका जाके विश्वास स्टार्ट हुआ। कि ये जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं और जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, दोनों के बीच में क्या फ़र्क है और क्यों किसानों को केमिकल्स कम यूज़ करने चाहिए? क्यों बायो फर्टिलाइज़र आखिर हमें इस्तेमाल करने चाहिए अपने खेतों में या अपनी क्रॉप पर? जो पारंपरिक खेती हो रही है तो इसमें फर्टिलाइजर्स बहुत सारे बड़े पैमाने में यूज़ करते हैं किसान लोग। तो इसमें क्या होता है कि ये सल्फेट बेस होते हैं, ये जब हम सॉइल में डालते हैं तो इसमें जो सॉइल की हेल्थ होती है ये डिटोरेट हो रही है। हम तो देख रहे हैं कि डे बाय डे जो प्रोडक्टिविटी है सॉइल की वो कम हो रही है, यानी कि फार्मर को उतना इनकम आता नहीं अगर प्रोडक्शन ही कम होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐसा हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम डाल तो रहे हैं मगर पौधा उठा नहीं पा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो सॉइल की हेल्थ होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। फिर इसमें कौन मदद करता है? अगर फॉर एग्जांपल क्या हो गया, अगर हमने यूरिया डाल दिया खेत में, तो खेत में अगर यूरिया डाल दिया तो जो यूरिया का प्लांट को अवेलेबल होना चाहिए उसमें जो मदद करते हैं तो वो नाइट्रोसोम बैक्टीरिया होते हैं। अगर नाइट्रोसोम बैक्टीरिया नहीं होंगे फील्ड में तो वो यूरिया का कन्वर्शन प्लांट को जो अवेलेबल फॉर्म में होना चाहिए तो वो नहीं करवा दे सकते। इसलिए फिर जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि जब हम फील्ड में यूज़ करेंगे तो जब हम डाल देते या फिर पीएसबी डाल दिया तो जो फॉस्फेट सॉइल में पड़ा हुआ था तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं ये सिक्रेशंस करते हैं, उसके वजह से वो फॉस्फेट डिजोल्व होता है और प्लांट को अवेलेबल होता है। इसलिए वो बायो फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है खेती में, और करना भी चाहिए, क्योंकि हम डाल तो रहे हैं मगर वो प्लांट्स को अवेलेबल करने के लिए माइक्रोब्स बहुत बड़ी काम करते हैं। तो आपने फार्मर्स की प्रॉब्लम को समझकर बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स का एक फॉर्मूला इजाद किया है जिससे कि यील्ड भी बढ़ रही है और जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता यस है। मैम, राइट। तो फिर क्या होता है कि हम टारगेट बेस काम करना शुरू करते हैं। तो फिर क्या हो जाता है कि हमने देखा कि गन्ने की खेती में जो जून महीने से एक वाइट ग्रप नाम का कीड़ा आता है, तो ये जो कीड़ा आ जाता है तो इसके वजह से फार्मर का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो बहुत सारे फार्मर बहुत सारे इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे थे मगर इससे रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो फिर हमने सोचा कि इसमें कुछ तो किया जाए। तो हमने ब्यूवेरिया वर्टी और मेटाराइजम, ये तीनों जो जैविक बुरशीनाशक होते हैं, इनका हमने कॉम्बिनेशन करवा दिया और फार्मर को ये अवेलेबल किया। क्योंकि क्या हो गया, ये तीनों का कॉम्बिनेशन करने की वजह से जो फार्मर की लागत है उसमें बहुत कम हो गया। जो हमने ये प्रोडक्ट बनाया है ब्यूवेरिया वर्टी और मेटाराइजम का कॉम्बिनेशन करके, तो ये एक साथ हम छोड़ने को बोलते हैं। ये जो ब्यूवेरिया वर्टी और मेटाराइजम होता है ये 1 लीटर, और जो क्लोरो प्लस साइपर का कॉम्बिनेशन आता है ये 500 मिली, अगर ये हम खेत में छोड़ दें गन्ने की, तो ये जो वाइट ग्रब होता है इसका बहुत बड़े पैमाने पे इसका जो ये होता है लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, और ये इसकी जो इन्फेस्टेशन होता है ये भी कम हो जाता है, ऐसा होता है। तो ये हम 3 बार छोड़ने को बोलते हैं कि एक बार जून में, जुलाई में और अगस्त में। अगर जिन फार्मर ने उनके फील्ड में इनको छोड़ा है तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए। और जो आपका प्रोडक्ट है अभी कहाँ कहाँ अवेलेबल है और कितना आपको मतलब मार्केट में कितनी डिमांड इसकी हो गई है? अभी तो हम क्या होता है कि ये प्रोडक्ट महाराष्ट्र और एमपी में 2 राज्यों में हम हमारा काम कर रहे हैं अभी तो, और बहुत अच्छे से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हमने कवर भी कर लिए, ऐसा है। तो ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है महाराष्ट्र और एमपी में। तो ये तो अच्छी बात है, काफ़ी कम समय में आपने 2 स्टेट कवर कर लिए हैं, एक अच्छी सक्सेस है। लेकिन हम ऐसे नहीं मानेंगे कि आपका प्रोडक्ट है, आप तारीफ़ कर रहे हैं। हम फील्ड में भी जाकर उन लोगों से जानना चाहेंगे, उन फार्मर्स से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वो वाकई खुश हैं या नहीं है। यस श्योर मैम, हम आपको हमारे फार्मर्स के फील्ड पे भी लेके जाते हैं और आप खुद पूछ ले कि वो कितने हैप्पी है और प्रोडक्ट की रिजल्ट भी कैसे है। ऐसा हमारे बोलने से तो कुछ नहीं होता है, ऐसा है। हम तो हमारे प्रोडक्ट को अच्छे ही बोलेंगे। आप चले और हम आपको भी दिखाते हैं फील्ड पे कि क्या होता तो है। बिल्कुल हम कुणाल जी की प्रोडक्ट्स का टेस्ट हम खुद भी करना चाहेंगे और जाके फार्मर्स से पूछेंगे कि वो जो ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उससे उनकी ईल्ड बढ़ी है, उनकी फसल कितनी सुधरी है पहले से। और लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर।
गया ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप में ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम फार्मर्स से भी बात करेंगे। तो कुणाल जी मुझे एक नर्सरी पर लेकर आए हैं, किससे मुलाकात कराने वाले हैं? हम हमारे संदीप सर है यहाँ पे, इनकी नर्सरी है। ये बहुत अच्छी नर्सरी मैनेजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे यूज़ हो रहे हैं। तो आप कुणाल जी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं और इनकी सलाह भी मानते हैं कि कैसे आपको ये जो नर्सरी है चलानी है। तो आप क्या फ़र्क पाते हैं पहले से और अब में? पहले जो हम लोग स्प्रे करते थे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड में खर्चा भी बहुत सारा आता था। अभी वो कुणाल सर का बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट है वो सब इस्तेमाल करते हैं तो खर्चा भी कम आता है और रिजल्ट भी मिलता है। और भी बाकी लोगों से जानते हैं कि जो इनका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं क्या कुछ उनको बेनिफिट्स हुए हैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, क्योंकि इनका तो प्रोडक्ट है ये तो तारीफ़ करेंगे ही। ये बेहद ज़रूरी है कि दूसरों का भी फीडबैक हम जानें। तो चलिए कुणाल जी। पहले तो हम खाली केमिकल पेस्टिसाइड्स फंगिसाइड्स यूज़ करते थे, लेकिन उससे एक लिमिट के बाद कंट्रोल ही नहीं मिलता था। अभी तो जब से हम ग्रेविट यूज़ करने लगे हैं वाइट फ्लाई के लिए, थ्रिप्स के लिए, केमिकल के साथ ये भी यूज़ करते हैं तो कंट्रोल बहुत अच्छा मिलता है। खाली पेस्टिसाइड से कंट्रोल वो नहीं मिलता था पहले। और फंगिसाइड का भी वैसा ही है, खाली केमिकल फंगिसाइड से कंट्रोल नहीं होता है डिसीज़, लेकिन मिलबन यूज़ करने के बाद बहुत सारा अच्छा रिजल्ट हमको मिला है। खेती में कुणाल सेलार सर का बहुत कोऑर्डिनेशन होता है। अगर कोई डिसीज़ या इंसेक्ट आइडेंटिफाई नहीं होता तो मैं उनको फ़ोटो भेज देता हूँ और आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी हो जाता है और वो ट्रीटमेंट भी अच्छे से सजेस्ट करते हैं। जैसे कि ऑक्सीफाई जो फार्मूला है किसी भी बैक्टीरियल या फंगल डिसीज़ को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। हम जो बायो प्रोडक्ट है कुणाल सेलार का बनाया हुआ उसका ही यूज़ करते हैं ज़्यादा। और लोग पूछते हैं हमें कि ये क्या इतना अच्छा आम कैसे आ गया, तो हमने बताया वो बायो प्रोडक्ट हमारा मित्र है, उसके यहाँ से लेते हैं। और वो मई महीने में और उसके बाद में 2 फवारनी लेते हैं और टिबक से भी छोड़ते हैं उसको, अच्छा रिज़ल्ट मिलता है उसका। और वो जो कीटकनाशक है उसका भी यूज करते हैं। सभी फलों के लिए हम उसका उपयोग करते हैं और गन्ने के लिए भी करते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। जो हमने जो आगे पहले हम फंगिसाइड और एक्टिनिसाइड यूज करता था हॉर्टिकल्चर से, हमने वो बहुत कुछ दवा यूज किया है। जैसा वो फंगिसाइड वो जो पत्ता का जो स्पॉटिंग आता है, जैसा वो जो अपना रिजेक्शन होता है वो अच्छा ही हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। जैसा वो उन लोग का दवाई मैंने क्या होता है जे आगे का जो ये रहता है जो ग्रोथ का झाड़ का ग्रोथ रहता है उसमें हमने बहुत फंगिसाइड और ये यूज किया है। तो बायोलॉजिकल सबसे बेस्ट है जो उसमें हमको भी अच्छे से रिजल्ट मिला हुआ है। तो ये एक पौधा है, इसमें बहुत सारी डिसीज़ लगी हुई है। तो ये डिसीज़ कैसा होता है कि ये देखिए यहाँ पे ये जो धब्बे दिख रहे हैं बराबर, तो बिल्कुल दिख रहे इसका आइडेंटिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स में। क्योंकि क्या होगा अगर इसका आइडेंटिफिकेशन अगर डायग्नोसिस अच्छे से नहीं होगा, अगर ये डायग्नोसिस नहीं हुआ तो फिर जो रिकमेंडेशन होते हैं वो गलत होते हैं। फिर इससे क्या हो जाता है कि जो फार्मर लोग होते हैं इनकी लागत में बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। तो इसलिए फिर हमने क्या किया, जब हमें जो हमारे ये दोस्त है फार्मर्स लोग हैं तो इन्होंने इनके फ़ोटोग्राफ्स भेजे और ये जो डिसीज़ के पत्ते थे इन्होंने हमको ये हमारे लैब को भेजे। फिर हमने लैब में जाके इसको टेस्ट करवाया तो फिर हमें ऐसा पता चला कि ये जो डिजीज़ आ रहा है तो ये बैक्टीरियल की वजह से हो रहा है। तो ये बैक्टीरियल ब्लाइट आता है। तो फिर क्या होता था, इससे पहले नर्सरी में ये आइडेंटिफाई नहीं होता था, इसलिए लोग फंजीसाइड यूज़ करते थे। अगर फंजीसाइड यूज़ किया गया इसमें तो फिर क्या होता है कि फंजीसाइड का रिजल्ट आता नहीं है, बैक्टीरियल डिसीज़ होगा। तो इसके लिए बैक्टीरियल जो बैक्टीरियासाइड होता है वो यूज़ होना चाहिए। तो फिर हमने जो रिकमेंडेशन किए हैं तो देखिए
जो ये दूसरा प्लांट है इसमें जो प्रोडक्ट यूज हुए हैं तो इसमें आपको जो बैक्टीरियल बिल्कुल, जो के लीव्स हैं वो भी हाँ बड़ी हो बहुत गई ही हैं। बड़ी हो गई और कौन सा भी डिसीज का स्पॉट इसमें दिखाई नहीं देगा आपको। पहले डायग्नोज होना बेहद ज़रूरी है कि आपके पौधे में आखिर बीमारी क्या है, क्योंकि अभी आप नॉर्मली मार्केट जाओगे आपको ये ही नहीं पता है ये फंजीसाइड है या ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और आप उठा के कुछ भी ले आते हैं और स्प्रे करते हैं तो वो पौधे को उतना नुकसान ही पहुंचाएगा, फायदा ही होने की जगह। तो डायग्नोसिस होना बेहद ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, कंसल्टेंसी जब तक बीमारी को डायग्नोज ना किया जाए, वो ह्यूमन बींग्स में भी होती है और वैसे ही पौधों में भी होती है। ऐसा नहीं है कि ये जो ब्राउन पैचेस है वो नॉर्मली फंजीसाइड से भी आ सकता है और बैक्टीरिया से भी आ सकता है, बट ये लैब में ही टेस्ट होगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जी, बहुत अच्छा आप हमें रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए कुणाल जी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप, और कृषि स्टार्टअप में हम हैं पुणे महाराष्ट्र में। हमारे साथ हैं कुणाल तुषार जी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फार्मर्स को फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने फीडबैक जाना था उन फार्मर्स का जो कुणाल जी की कंसल्टेंसी लेते हैं, साथ ही उनके प्रोडक्ट को भी यूज़ करते हैं। तो काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा कुणाल जी। तो आपसे और भी जानना चाहेंगे कि हमने जाना कि काफ़ी सारे फार्मर्स आपको यूज़ कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को, आपकी कंसल्टेंसी को। तो आप ब्रेक पे जाने से पहले, आप जब हम रास्ते में सफ़र कर रहे थे तो आप टमाटर को लेके मुझे कुछ बता रहे थे, और क्योंकि टमाटर की खेती भारत में काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर होती है, तो मैं चाहूँगी वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें। महाराष्ट्र में नासिक में बहुत बड़े पैमाने में टमाटर लगता है और बहुत सारे किसान टमाटर की खेती करते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या हो गया कि 2 साल में पीछे क्या हो गया था कि एक डिसीज़ आ गया था। ये जो डिसीज़ था तो ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था फील्ड में। तो फिर हमने क्या किया कि जो फील्ड सर्वे कर रहे थे तो फील्ड पे जाने के बाद जो फील्ड में सैंपल्स थे ये डिसीज़ के, ये हमने लाए, और फिर जब हम टेस्ट करने लगे लैब में तो फिर इसमें हमें आइडेंटिफाई हो गया कि ये सूडोसर्कोस्पोरा है। और ये जो डिसीज़ था ये 1953 में आया था एमपी स्टेट में। उसके बाद भारत में कौन से भी रीजन में इसको देखा नहीं गया था, फिर कौन से स्टेट में आया नहीं था, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल था। फिर इसमें दिक्कत क्या हो रही थी कि जो लीव्स होते हैं तो ये डिफॉलिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। डिफॉलिएशन की वजह से क्या होता कि जो टमाटर का यील्ड था वो बहुत ज़्यादा घट जा रहा था। इसकी वजह से फिर क्या हो गया कि अल्टीमेटली अगर यील्ड कम हो गया तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ गया तो उसका रेट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो फिर टमाटो के रेट 200 रुपीज़ केजी तक आ गए थे। ऐसा इतना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा था। ऐसा आपने भी देखा होगा कि टमाटर पूरे देश भर में महंगे हो गए थे। बिल्कुल, सिर्फ टमाटर नहीं, हम ऐसा प्याज में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सडनली एकदम उनका जो प्राइस है वो मार्केट में अप हो जाता है, राइज हो जाता है। आप जो बता रहे हो एकदम सही बात बोल रहे हैं कि क्या हो गया कि जो प्याज और पोमेग्रेनेट में यही दिक्कत हुई थी। तो क्या हो गया था 2 साल पहले वैसे ही प्याज में क्या हो गया कि एक डिसीज़ आ गया था, वो क्लेरोसियम की वजह से आ रहा था। तो फिर लोगों को आइडेंटिफाई जल्दी से नहीं हुआ, इसकी वजह से जो यील्ड लॉस हो गए थे वो बहुत ज़्यादा था। फिर आपको तो पता है अगर किसी का डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम हो गया तो उसके प्राइजेस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्याज में भी वही हुआ था कि वो जो डिसीज़ आया था व्हाइट रॉट स्क्लेरोसियम की वजह से, तो उसकी वजह से ये प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ गए थे। और पोमोग्रेनेट में महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हो रहा है। क्या हो गया कि पोमोग्रेनेट का बहुत बड़ा एरिया कल्टीवेशन महाराष्ट्र में होता है। तो पोमोग्रेनेट में जो बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज़ आ रहा है तो फार्मर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि डिसीज़ आ गया, अभी बैक्टीरियल ब्लाइट आ गया, अगर बाजू के खेत में होगा तब भी आ गया तो ये खुद के बगीचे निकाल देते कि इसके वजह से नहीं होगा, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। मगर इसमें क्या हो जाता है कि जो प्रॉपर नॉलेज या फिर जो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, जो IDM बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट होता है, ये फार्मर लोग फॉलो नहीं कर रहे। अगर उसमें भी फार्मर लोगों की गलती नहीं, क्योंकि क्या हो जाता है कि जो लोग इतने सारे मार्केटिंग में होते हैं तो वो भी किसके ऊपर भरोसा रखे, ये भी बहुत ही होता है। क्योंकि 10 लोग दिन में मिलेंगे और इसमें क्या हो जाता है कि अनटेक्निकल पर्सन जब जाके कुछ बात बोल देते हैं तो फिर वो फार्मर करते हैं, उनकी लागत बढ़ जाती है, तो वो मायूस हो जाते हैं और वो उतना अच्छे रिजल्ट नहीं आने जब उतने अच्छे रिजल्ट्स आते नहीं उनको फील्ड में तो जल्दी से भरोसा नहीं कर पाते ऐसा है। तो इसलिए फिर क्या हो जाता है कि जो फ्लक्चुएशंस होते हैं रेट में तो वो बहुत ज़्यादा आता है ऐसा है। तो हमने भी इसके ऊपर काम किया था कि जो वाइट रॉट आ रहा था और या फिर जो बैक्टीरियल ब्लाइट आ रहा था पोमोग्रेनेट, तो फिर जब लॉकडाउन चल रहा था तो सोच रहा था कि कुछ तो ऐसा सैनिटाइज़र, जब वो सैनिटाइज़र का दौर चल रहा था कि अरे हाँ सैनिटाइज़र लगा लिया तो कोरोना वायरस बहुत सारा कम हो जाता है या फिर वो मर जाता है। तो हमने भी एक सॉइल सैनिटाइज़र और
प्लांट सैनिटाइज़र बनाया इसमें कि 2 एसिड्स हमने मिक्स किए। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो सॉइल में पैथोजन होता है, ये जो पैथोजन हमारे पेड़ को या फिर हमारे जो प्लांट्स होते हैं, इसको जो पैथोजेनिसिटी की वजह से जो डिसीज़ होते हैं, ये कम करने के लिए हम सॉइल ड्रेंचिंग के लिए देते थे। अगर जो पैथोजन है ये सॉइल से ही मर गए, यानी कि उससे फिर डिसीज़ नहीं आएगा। इसकी वजह से हमने लॉकडाउन में वो एक प्रोडक्ट हमने नया बनाया था और उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है बैक्टीरियल ब्लाइट के ऊपर। और जो स्क्लेरोशियम नाम की जो बुरसी जो फंगल ये होता है, पैथोजन होता है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए फार्मर को। तो जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया था कुणाल जी, आपने एबीसी से ट्रेनिंग ली है, इसके अलावा भी क्या फिर गवर्नमेंट की आपको, क्योंकि आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपने गवर्नमेंट से कुछ एड लिया है? क्या हुआ कि एसीबीसी के अंडर जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो गवर्नमेंट 20 लाख तक जो लोन होता है प्रोवाइड करते हैं और उसमें 35% की सब्सिडी होती है। अभी तक तो हमने लिया नहीं था, मगर अभी हम 1-2 महीने में अप्लाई करने वाले हैं और गवर्नमेंट से वो सब्सिडी भी लेंगे और लोन भी लेने का सोच रहे हैं, ऐसा है। बिल्कुल, और आप इसमें देरी ना कीजिए क्योंकि सरकार आपके साथ है, आप बढ़िया काम कर रहे हैं और फार्मर्स के लिए तो वो हर वक्त हमेशा कहती ही है, और ख़ास करके युवाओं के लिए स्टार्टअप जैसी स्कीम्स भी वो इसीलिए लेकर आई है कि कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर है, जो रूट है, बैकबोन है हमारे देश की, उसको जो है उसको प्रमोट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ रुख करें और हम अपने जो खेती है उसको बढ़ा सकें। श्योर जी कुणाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो मतलब आप डोर टू डोर जाते हैं, फार्मर्स के फील्ड में जाते हैं और कंसल्टेंसी देते हैं, इसके अलावा जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग है उसको, उसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे आप पहुंचा रहे हैं? क्योंकि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और मैं चाहूँगी कि जो देश है, पूरा भारत है, आपके 2 ही स्टेट अभी आप कवर कर रहे हैं, लोग आपको देखें और ये प्रोडक्ट जो है इसकी डिमांड होनी ही चाहिए। जब तक जो हमारे मार्केटिंग के पर्सन है जो फील्ड पर नहीं जाएंगे, जब तक फील्ड पे नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होता। अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो फिर सॉल्यूशन कैसे दे पाएंगे? इसलिए हम ऑनलाइन के ऊपर इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, पर हम अदर स्टेट में भी हमारे बढ़ाने की सोच रहे हैं। अगर कोई युवा इंटरेस्टेड हो गया हमारे साथ काम करने के, तो हम उन काम करने के लिए अदर स्टेट में भी हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हम वैसे करवा सकते हैं। ऐसा है, हमारा मार्केटिंग बढ़ा सकते हैं और अदर स्टेट में भी, और हमारा काम भी बढ़ा सकते हैं। अब हम बिल्कुल इंटरव्यू के लास्ट में आ गए हैं और लास्ट में मैं सबसे यही सवाल पूछती हूँ, आपसे भी आज मैं पूछना चाहूँगी कि जो मैसेज है वो आपका आज हमारे यूथ को या हमारे व्यूअर्स को क्या होगा? मोदी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है कि फार्मर की लागत कैसे बढ़े, इनकम कैसे उनका बढ़ाया जाए। तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे लैकुनाज है फील्ड में काम करते हुए, तो लोगों को लगता है कि कुछ तो ऑर्गेनिक कराएंगे, जब हम ऑर्गेनिक के ऊपर बात करते हैं तो कुछ डालना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो नेचुरली खेती होगी वैसे करेंगे। अगर ये करने को जाए तो उतना सॉइल हेल्थ अच्छा नहीं है हमारा, इसकी वजह से फिर उतना यील्ड आ नहीं पाएगा और फार्मर की आमदनी का भी सोचना पड़ता है कि वो कैसे उनकी फैमिलीज रन कर सकेंगी। तो फिर हम ऐसी सोच लेके आए कि फार्मर को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ लेके जाना चाहिए। सस्टेनेबल यानी कि क्या हो गया कि हमें पूरा केमिकल भी यूज़ करना है और पूरा जैविक भी यूज़ नहीं करना है। ये दोनों को बीच में ला के दोनों का इंटीग्रेटेड यूज़ करना है। इसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा कि जो फार्मर की जो आमदनी है उसमें भी कोई हानि नहीं पहुंचेगी, यील्ड भी बढ़ेगा और सॉइल हेल्थ भी बढ़ती रहेंगी। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि जो बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में हम देख रहे हैं कि वो रेसिड्यू फ्री के ऊपर काम करते हैं, तो हमें भी रेसिड्यू फ्री के ऊपर ही काम करना चाहिए। और जो हम अनाज पैदा कर रहे हैं या फिर जो फ्रूट्स का हम प्रोडक्शन ले रहे हैं तो ये रेसिड्यू फ्री होना चाहिए। हमारी जो भारत की देशवासी है या फिर जो जनता है, इनको हमें जो फूड सप्लाई करना है ये रेसिड्यू फ्री होना चाहिए, विष मुक्त होना चाहिए फुल्ली। उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड के या फिर जो इंसेक्टिसाइड हो इनके रेसिड्यू नहीं होने चाहिए। मगर ये सब कुछ पॉसिबल होगा जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे, तब भी होगा। यानी कि यील्ड भी कम नहीं होगा, यील्ड भी वैसा ही रहेगा और सॉइल हेल्थ हो गया, प्लांट हेल्थ हो गया, ये सब कुछ बरकरार रहेंगी। और हम कुणाल जी से मिलकर ये कहना चाहेंगे, क्योंकि बेहद अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है, बेहद अच्छा काम ये कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो यूथ है आज का, उनको कुणाल जी की सोच रखनी चाहिए कि जो एग्रीकल्चर को आगे लेके जाए। कुणाल जी, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई आज हमें, और हम चाहेंगे कि आप अपने इस विजन को आगे लेके जाएं, देश के का जो कृषि क्षेत्र है उसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर शो। या मैम, थैंक यू सो मच।
कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में दिखाए गए अब तक के जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनकी अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं तब भी आप हमें मेल करके बता सकते हैं। मेल आईडी फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपका जो फीडबैक प्रोग्राम को मिलता है वो आगे भी इसी तरह मिलता रहेगा। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में तुमचं सहर्ष स्वागत आहे। मैं कुणाल शेलार, मैं जसवीर सिंह, मैं अक्षय माशड़कर, मैं अमृता भारती लेकर आ रही हूँ अपनी स्टार्टअप जर्नी। डिसीज़ के पत्ते थे, इन्होंने हमको ये हमारे लैब को भेजे, फिर हमने लैब में जाके इसको टेस्ट करवाया। ये मेन कंट्रोलर है जो करीब 60 एकड़ तक का फार्म कवर कर सकता है। मेरे सपनों के लिए वो गार्डन 100 स्क्वायर फीट का गार्डन काफी कम पड़ने लगा। कोई सब्सिडी भी आपको मिली? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सब्सिडी 36% की वो मिल गई। कृषि स्टार्टअप देखिए पुणे महाराष्ट्र से 25 नवंबर से 16 दिसंबर तक, हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर।